इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है व्हाट द सर्वे सेज अबाउट इंडियाज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। सर्वे में भारत की जो सॉवरेन कई सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या कहती हैं उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत को अच्छी रेटिंग नहीं देती। जबकि क्यों नहीं अच्छी रेटिंग देती? इसलिए नहीं देती क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अंतर्गत कार्य हो रहा है। चाहे वो नमूरा हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक हो, चाहे वो फिच हो, चाहे वो ICAR हो, चाहे वो IMF के द्वारा दी जा रही हो। तो विभिन्न रेटिंग एजेंसीज हैं जो क्या देती हैं? रेटिंग्स देती हैं। रेटिंग आप जानते हैं A भी होती है, A++ भी है, A++ भी है, B भी होती है, B+ भी है, AA+ भी है, BBB भी है, ठीक है। फिर -B भी रहती है। इस तरीके से जो रेटिंग होती हैं वो रेटिंग नहीं देती। जबकि भारत बहुत बेहतर कार्य कर रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन डिफरेंट सेगमेंट्स, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे गवर्नमेंट डेट्स हो। सो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन का इट रिफ्लेक्ट इंडियाज फंडामेंटल, दूसरा का इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज फंडामेंटल्स। तो हमारे यहां पर जो इंडियाज के फंडामेंटल वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते, दैट इज द रीजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। सो गाइज वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, जो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है वो ये रहा। कह रहा है व्हाट सजेशन सर्वे गिव्स टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी। गरीबों को गरीबी से निकालने या लिफ्ट करने की कौन सी आइडिया या कौन सा सजेशन दिया गया है? फोकस ऑन ग्रोथ ओनली। बार बार कह रहा था आपसे, अभी जब बात कर रहे थे हम लोग पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, डे बाय डे कैसे गिराया जाए, कैसे कम किया जाए। तो मैं क्या कह रहा था कि फोकस ऑन ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे गरीबी घटेगी। चाहे भले ही ये हो सकता है इसका फायदा 85% लोगों को मिले और 15% इसका फायदा अमीर लोग ले जाएं, ये एक अलग मुद्दा है। तो कहा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन देन इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी की तुलना में कहीं ना कहीं जो ग्रेटर इंपैक्ट देगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, जो पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करेगी और गरीबी को कम करेगी, गरीबी को घटाएगी, या कह सकते हो लेस करने का काम करेगी। तो ओनली वन थिंग, फोकस ऑन ग्रोथ। ठीक, और ग्रोथ इज रिलेटेड टू जीडीपी, ग्रोथ इज रिलेटेड टू जीडीपी। बोलो यस और नो। कह रहा है विच स्कीम प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग inequity as the access of the poorest to the health services। कौन कौन से हैं? नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और लास्ट है इंद्रधनुष मिशन। देखो मैं आप सभी को बताऊं, बहुत आसान शब्दों में सुनिएगा। यहां पर कह रहा है वो कौन सी ऐसी स्कीम है जो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है मिटिगेशन इन इक्विटी एज द एक्सेस ऑफ द पुअरेस्ट टू द हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस जो पुअरेस्ट है उन्हें बेहतर करने की बात कह रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी नेशनल हेल्थ मिशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल हेल्थ मिशन। क्या होगा? नेशनल
हेल्थ मिशन। अब आप सभी के मन में आ जाएगा सर आयुष्मान भारत क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत से पहले जो आई थी वो आई थी नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें गरीब लोगों की हेल्थ के लिए या उनके इलाज के लिए प्रोविजन बताए गए थे बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए आयुष्मान भारत नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके तहत अगर आपने सुना हो तो हमारे प्रदेशों में या अलग अलग राज्यों में एम्बुलेंस चलाए गए थे। NHRM कहा गया था, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। हालांकि ये काफी पुरानी बात है, लगभग अगर मैं बात करूं तो 2014-15 की बात है, तो तब की बात आपको याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और आपके एग्जाम में आए ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है ना। उस टाइम की बातें 14-15 की बातें अब कहाँ एग्जाम में आ रही हैं इतनी, है ना। तो ये एक योजना है, क्या है, योजना है जो पूरस लोगों को उनके इलाज के लिए बनाई गई थी। कौन सी, नेशनल हेल्थ मिशन, और इसी में ग्रामीण को दी गई तो उसे क्या कह दिया गया, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। बात क्लियर है। अब अगर कहा जाएगा, मान लीजिए अब कह दिया जाए कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के साथ साथ या नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साथ में कौन सी योजना गरीबों को लाभ पहुंचा रही है, तो अगर इसके साथ साथ पूछेगा तो आप अब फिर जोड़ पाएंगे आयुष्मान भारत। तब आप कौन सी जोड़ पाएंगे, आयुष्मान भारत। बात क्लियर, जल्दी से बताएं। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये समझने का प्रयास करिए। व्हाट इज द करंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंडिंग। जो खर्च है हमारे पॉकेट पर, हमारे बटुए पर जो खर्च पड़ रहा है, वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई अभी हमारी जीडीपी का 1.1% से 1.2% ऑफ अवर जीडीपी इतना मिलता है हमारे हेल्थ सेक्टर को, या इतना मिलता है हमारे हेल्थ को जो सरकार देती है। और उसमें होता क्या है, अगर आपने 100 रुपए खर्च किए तो ये 100 रुपए 65 और 35 के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब 65 रुपए आपको खर्च करने होते हैं और 35 सरकार करती है। इसको उल्टा करना है तो सरकार यहां पर, अब देखिए ये मैंने एक और बात बोली थी, ये एक एडवाइस है, ये एक रिकमेंडेशन है इकोनॉमिक सर्वे में। फिर मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक सर्वे में जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, जो भी एडवाइस दी जाएगी, वो एडवाइस गवर्नमेंट फॉलो करे ऐसा मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट डज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। पर हां, सारे माने जरूरी नहीं है, पर जब आ रहा है तो कुछ बातें तो गवर्नमेंट फॉलो करेगी ही करेगी और करती भी है। बात क्लियर हो गई। तो यहां कहा गया है कि अगर इस खर्चे को बचाना है, या आप ऐसे करिए कॉमन पीपल के जो बीमारी पे खर्च हो रहा पैसा है उसके बोझ को कम करना है, तो सरकार को करना यह होगा अपनी जीडीपी का, मैं ऐसे बता दूं 2.5% ऑफ जीडीपी ये हेल्थ सेक्टर को सरकार को देना चाहिए। ये बात इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है एक रिकमेंडेशन के तौर पर। किसके तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे होगा क्या, 35% जो है, जो 65% खर्च आ रहा है वो घट करके हम लोगों का 35% हो जाएगा। मतलब 100 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं, जिसमें आप 65 खर्च कर रहे थे, सरकार 35 खर्च कर रही थी, वो आपका रिवर्स हो जाएगा, या आप कहिए उल्टा हो जाएगा, आप 35 खर्च करने लगेंगे और सरकार 65 खर्च करने लगेगी। क्लियर। अब देखिए वहां से क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे। सोचिएगा, पहले थोड़ी सी बात को सोचिएगा। मान लीजिए, सपोज करिए आपने 100 रुपए की मेडिसिन या जो भी खर्च किया हेल्थ पर, उसमें अभी आप खर्च कर रहे हैं 65 और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 35। ठीक। अब देखिएगा आप कितना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपए। इसमें अब क्या हुआ, अब सरकार खर्च कर रही है 65 और आप खर्च कर रहे हैं 35। यस और नो।
यहां पर क्या था, ये आप खर्च कर रहे थे, ये गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, यहां पर क्या है, ये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये आप खर्च कर रहे हैं। बोलिए, तो अब देखो 65 आप खर्च कर रहे थे, अब 35 खर्च कर रहे हैं, डिफरेंस कितने का हुआ, 30 का। जो ये 30 रुपए बचेंगे ये आप कई जगह पे खर्च करोगे, जब कई जगह पे खर्च करोगे तो उससे क्या होगा, ग्रोथ आएगा। क्या होगा, ग्रोथ आएगा। अब ये मत सोचिएगा 30 रुपए से क्या ग्रोथ आएगा। मेरे दोस्त, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और मल्टीप्लाइड बाई अगर 30 भी कर दोगे तो यू नो वेरी वेल, 14 तिया 42 कितना हो गया, 42। तो आप समझदार हो, कहीं ना कहीं कितना बड़ा अमाउंट बनके क्रिएट होगा। ये बात क्लियर है। तो क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगा। तो यहां पर कह रहे हैं ओवरऑल जो एक्सपेंडिंग है वो कितनी है, 65% है। बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे कई जगह 65% लिखा है, कई जगह आपको बताया है, तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कमेंट डज सर्वे मेक्स ऑन रेगुलेशन डन बाय द गवर्नमेंट। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। इंडिया ओवर रेगुलेटेड, इंडिया अंडर रेगुलेटेड, इंडिया लीस्ट रेगुलेटेड, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी पर ज्यादा रेगुलेशन बैठाएंगे, है ना, बार बार रेगुलेशन के काम करेंगे, तो वो रेगुलेशन उतने ज्यादा प्रभावी या इंपैक्टदार नहीं होंगे। यही बात यहां कही गई थी और यही बात यहां कही गई है। क्या आंसर क्या हो गया फिर, ए हो गया। क्या, इंडिया जो है वो ओवर रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया जो है वो ओवर रेगुलेट कर रहा है, जिसके कारण से जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए वो लेस हो रही है, वो कम हो रही है। मैंने आपसे कहा था, एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति को आपने कोई कार्य दिया, आपने रेगुलेशन करना है, करिए, पर उसे बार बार अगर करेंगे, किसी भी बिजनेसमैन है, जैसे मैं सिंपल सी बात, मैं एग्जैक्टली अब आपसे ये नहीं कह सकता कि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जीएसटी है, अब अगर आप उसे 1 साल में भरवाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये मुझसे बेहतर अच्छा इकोनॉमिक एडवाइजर और जो इकोनॉमिस्ट है वो बता सकते हैं। पर अगर 1 साल में, जैसे आईटीआर है 1 साल में भरा जाता है, इसी तरीके से आप जीएसटी भी कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी हर महीने फिल करना है, उसमें नहीं किया, धोखा हो गया तो उसमें समस्या, फिर पेनल्टी है, विभिन्न प्रकार की चीजें। तो रेगुलेशन जो होना चाहिए वो ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर का मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो लोग प्रताड़ित हो जाएंगे, तो वो जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए बिजनेस में, या जो वो वहां पर जो इंपैक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर है। दिस रिजल्ट इन रेगुलेशन बीइंग इनइफेक्टिव, वो जो आनी चाहिए चीज, जो इंप्रेशन आना चाहिए, जो इफेक्ट आना चाहिए, वो लेस हो जाएगा और कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये आपको बताया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या हो गई है, ये बताना था। बताइए, यही बताना है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है टॉप 30, टॉप 50, टॉप 75, टॉप 100। तो भाई इंडिया की जो रैंकिंग हो गई वो टॉप 50, अंडर 50 है, एग्जैक्ट 50 नहीं है, अंडर 50 है। कैसे, आपको बताया मैंने कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति पहले कितनी थी, 81 थी, वहां से रिड्यूस होकर के घट करके भारत की रैंक कितनी हो गई है, 48 नंबर की हो गई है। किस पर, जल्दी से बोलो किस पर हो गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 48 नंबर पर आकर के खड़ी हो चुकी है। तो अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल इनोवेशन है, तो डिफरेंट टाइप के इनोवेशन कब होंगे, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, हाँ या ना। आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज कब आएंगे, जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, जब R&D बैठाएंगे।
और आप आरएनडी बैठाएंगे नहीं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आरएनडी आपको बैठानी ही चाहिए, जिसके माध्यम से, और यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है, साफ साफ लिखा है कि जो भी आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो बढ़ाना चाहिए। भारत में प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, बहुत कम परसेंट में है जो आरएनडी पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कितने, 37%। गवर्नमेंट कितना कर रही है, 56%। जबकि अगर मैं टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करूं तो वो कितना कर रहे थे, उनके प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं 68%, 67%, और वो गवर्नमेंट कितना कर रही है, 11%। तो यहां पर गवर्नमेंट को अपने यहां भी कम करना चाहिए आरएनडी पे खर्च, ये प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, और इसे इंप्रूव करना होगा। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो टॉप 50 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 48 है नहीं, तो आप टॉप 50 कर देंगे। टॉप 50 मतलब 50 के अंदर, तो 50 के अंदर 45 आता है। बात क्लियर? चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है What survey says on bare necessities? हमने आपको बताया था, आपको फिगर भी दिखाया था। आई होप सो कि यहां भी फिगर लगा होगा। देखिए, बेयर नेसेसिटीज, आपकी अपनी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। धरती पे सरवाइव करना है तो आपको ये तीन चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये भैया मूवी है हमारी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कहा गया है कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में साफ साफ बोला गया था। क्या बोला गया था? अभी मैं आपको दिखाता हूं, फिगर कहां है भाई? ये देखिए, आप सभी के सामने ये फिगर आ गया। क्या दिखा रहा है कि 2012 में जो ये आप देख पा रहे होंगे, वेस्टर्न इंडिया है, राजस्थान का हिस्सा है, ये आपका सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है। बोलिए, जैसे इधर बढ़ेंगे ये आपका ईस्टर्न इंडिया का हिस्सा है। ये वो हिस्से हैं जहां पर लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं था, इवन दो रोटी, कपड़े और मकान के भी लाले पड़े थे, नहीं चीजें थी, जिसके कारण अब 2012 से आप कहां पहुंचे, 2018 में पहुंचे। तो आपने 2018 में क्या देखा? 2018 में देखा ये जो रेड थे ये कन्वर्ट हो गए येलो में, मतलब वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया कन्वर्ट हो गया किसमें? बोलिए, ईस्टर्न इंडिया का कुछ हिस्सा ये आपका रह गया, जो कि अभी भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। किन समस्याओं से? उनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है। अब लाइफस्टाइल क्यों पुअर है भाई? इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो फिर सर्विस, सेवाएं नहीं, सेवाएं नहीं, पैसा नहीं तो सेवा कहां से मिलेगी? बताइए भाई। आपने इंश्योरेंस कराया तो पॉलिसी कौन भरेगा? पड़ोसी, आप ही को तो पे करनी है। आप बैंक जा रहे हैं, बैंकिंग करनी है, तो बैंक जाने के पैसा चाहिए होगा ना, कि ये रोज जाके वहां से बैठ के देखना है हमें कि भाई बैंक हम आए, नहीं ना। हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करनी है, लेनी है, तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यस और नो? ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं चल जाएगा काम। हॉस्पिटलिटी लेनी है, स्वागत करवाना है, तो बिना पैसे स्वागत होगा क्या? नहीं होगा। टेलीकॉम बिना हो जाएगा, टेलीफोन में रिचार्ज खत्म हो गया, चलेगा? नहीं चलेगा। इंटरनेट आएगा? नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अब इन स्टेट्स की हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। अगर मैं 2012 से कंपेयर करूं 2018 को। बात क्लियर? यहां अब आंसर क्या होगा? इंप्रूव्ड। क्या आंसर होगा भाई? बताइए। इंप्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स। हर एक स्टेट में इसने क्या किया है? इंप्रूव किया है। एक्सेस टू वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो भाई रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में पानी नहीं लोगे, रोटी के साथ में रोटी ऐसे बन जाएगी। हाउस नहीं लोगे, सैनिटेशन और वाटर नहीं लोगे, माइक्रो एनवायरमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो विच शोज ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या कह रहा है सुनिएगा। एज पर द सर्वे, इंडिया शुड
लर्न फ्रॉम विच कंट्री इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट स्टेज में थे, तब हमने इसे डिस्कस किया था कि इंडिया को बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने पिछले लास्ट 10 इयर्स में जो अपना एक्सपोर्ट में ग्रोथ किया है वो 8.6% है, जबकि इंडिया का जो पिछले 10 वर्षों में एक्सपोर्ट है दैट इज ओनली 0.9%। यस और नो? तो यहां पर बांग्लादेश से सीख लेनी है। ऑप्शन है चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। नाउ यू हैव टू टिक द बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बात क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ किया है वो बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश में। इसका फुल फॉर्म क्या बताया गया था आपको? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। बात क्लियर है? अब एक्सपोर्ट का मेंटेनेंस कहां होता है भाई? एक्सपोर्ट करोगे तो ट्रेड करोगे, हाँ या ना? तो उसको मेंटेन कहां करोगे? क्या बताया था? करंट अकाउंट। तो मैंने क्या बोला था कि करंट अकाउंट, पिछले 17 सालों से हम क्या कहते आ रहे हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन इस बार हमने क्या कहा? करंट अकाउंट सरप्लस। क्यों कहा? क्योंकि पेंडेमिक आ गया, हमने इंपोर्ट करा ही नहीं, जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो हो रहा था, तो ये कन्वर्ट हो गया डेफिसिट से सरप्लस में। कितने परसेंट कन्वर्ट हुआ? अभी बताया था, दैट इज 2%। बात क्लियर? तो आंसर क्या हुआ करेक्ट? दैट इज डी। करंट अकाउंट क्या है अभी बता दिया, और आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी पता चल चुकी है, और सारी बातें आप यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जान चुके हैं। सो गाइस मूव करेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन टू स्टेबलाइज प्राइजेस ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के प्राइजेस को हमें क्या करना है? स्टेबलाइज करना, स्थिर करना है। क्या करना है? स्थिर करना है। तो हमें कौन से स्टेप्स या कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ऐसा हो? पहला ऑप्शन कह रहा है बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अनियन, इंपोजिंग ऑफ स्टॉक्स लिमिट ऑन अनियन, easing ऑफ restriction ऑन imports ऑफ pulses। देखो अगर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद हो तो 2017-18 का जो बजट था उसमें एक आया था ऑपरेशन ग्रीन। उसमें एक बात बोली गई थी। क्या बोली गई थी? ऑपरेशन ग्रीन रन एज अ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इट मीन्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क ऑल्सो। तो ऑपरेशन ग्रीन में क्या कहा गया? 3 बातें की गई। क्या 3 बातें की गई? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, पिछले अगर आप 2, ढाई, 3 साल से 4 साल से देख रहे हो कि पूरे वर्ष में 1 या 2 बार प्याज, टमाटर, लहसुन, आलू, ये कुछ ऐसे खाने के वेजिटेबल्स हैं जिनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, कहा हम ऑपरेशन ग्रीन के बिहाफ पर वी कंट्रोल द प्राइस ऑफ टोमेटो, वी कंट्रोल द प्राइस ऑफ पोटैटो एंड वी कंट्रोल द प्राइस ऑफ अनियन। तो ये कैसे होगा भाई? अब आप बताइए, जब एक्सपोर्ट को आप रोकेंगे नहीं, एक्सपोर्ट को आप रोकेंगे नहीं, एक्सपोर्ट जाता रहेगा, तो यहां पे खुद ही इतनी डिमांड है। 140 करोड़ का देश भाई, आप समझदार हैं, भारत में तो सभी लोग प्याज खाते हैं। जब सब बेच ही दोगे तो बचे क्या? फिर तो दाम बढ़ना ही है। क्यों? डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड सप्लाई रूल लग जाएगा। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, अचानक से प्याज थोड़ी पैदा हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
सिंपल सा कंसेप्ट है। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उस रेशियो में नहीं बढ़ पाती, जिस कारण जो प्राइस होता है उस आर्टिकल का या कमोडिटी का या उस वस्तु का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस की फिर तो दाम बढ़ने ही, चाहे आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो। तो पहला भी सही है। क्या कह रहा है, इंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स लिमिट ऑन अनियन। भाई अब कई लोग क्या करते हैं अपने यहां भारत में भी, देखिए सभी लोग जानते हैं, देखिए स्टॉक्स का मतलब है जमाखोरी। आप आजकल इन शब्दों को बहुत सुन रहे होंगे न्यूज में, जैसे कि आपने देखा रेमडेसिविर का वो जो इंजेक्शन है कोरोना वायरस वाला, या कोरोना पेंडेमिक में जो बचाने का काम कर रहा है या रामबाण इलाज का काम कर रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, फिर एक एक बेच रहे हैं। 2000 की चीज 10,000 में, 20,000 में बिक रही है। तो इसी तरीके से अगर देश में कुछ लोग अनियन के स्टॉक्स को क्या कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे और वो निकालेंगे नहीं, दे वांट टू वेट, दे वांट टू वेट। वो क्या कर रहे हैं, हम अभी वेट करेंगे, देखते हैं कब तक कब तक कब तक। एक ऐसा समय आएगा कि मार्केट में प्याज ही नहीं रहेगा, तब वो क्या करेंगे, उसे रिलीज करेंगे। जब वो उसे रिलीज करेंगे तो वो 1 का 4 पैसा लेंगे। तभी आपने देखा होगा कि कई बार प्याज 100 रुपए या 120 रुपए तक बिका है। इवन दो टमाटर जो है वो भी 120 में बिका है। तो क्या आप खाना बंद कर देते हैं? नहीं, खाते तो तब भी है ना। तो कहीं ना कहीं अब तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाइए ऑन इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस पर भी लगाइए, क्योंकि पल्सेस, ये तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन में सिर्फ ये 3 चीजें थी। पल्सेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ग्रीन, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर हिस्सा है, यहां पर इस क्वेश्चन में हिस्सा रहेगा कि आप पल्सेस की दालों पे भी आपने देखा होगा अक्सर कि जो प्राइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे आपकी जो अरहर की दाल है, पीली वाली दाल बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, जो अरहर की दाल है ना, उसी अगर आप देखिए उसके प्राइस कई बार बढ़ चुके हैं। तो सरकार क्या करती है, अपने तरफ से फिर आदेश जारी करती है जमाखोरी ना करें। फिर उसमें जो फूड डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं वो कई जगह रेड भी करते हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें, तो यहां पर जो ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का, वो होने वाला है ऑल ऑफ दीज। ये सभी, मतलब ये सारे काम जो 3 ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों होने चाहिए। बोलिए यस और नो, क्लियर है? सो गाइस, ये था आज का हम सभी लोगों का सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस पहले क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया 2020-21। देन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या अदर स्टेट्स के पीएससी के एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस किए। सो गाइस, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ में आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।